दे यूज़ टू से कि यार आप में टैलेंट बहुत है और आप ऐसा करें कि आप ये 50,000 का पोर्टफोलियो शूट करा लें, 10,000 का पोर्टफोलियो शूट करा लें। एक्टिंग, एंकरिंग, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि आप के बोलने के ऊपर ही चीज़ें आपकी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था लोगों को। मैं कराची का अगर एक ट्रांजिशन करता हूँ, अब एक यार तूने कराची की बिरयानी नहीं खाई, सराइकी का कोई कैरेक्टर करना है तो मैं सराइकी का मोरसों ससाई की हालना है। हम कोई न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं या कोई रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जब तक हम उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक हम उसको इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। लोग सिर्फ ज़ाहिरी चमक धमक को देख के कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं, बायसनेस किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक तरह का ही काम हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स को वो वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह देनी चाहिए। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूँ अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक एक्टर हैं, एंकर हैं, आरजे हैं और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करते हैं, लिखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि मीडिया की फील्ड में इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ। हालांकि ये अपनी ग्रेजुएशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर रहे थे, उसके साथ साथ इन्होंने मीडिया में अपने कैरियर को परसू किया। बतौर एक्टर एक शॉर्ट फिल्म में काम भी किया और बतौर आरजे रेडियो के साथ भी मुंसलिक हैं। हम इनसे जानेंगे कि मीडिया की फील्ड में आने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए और वो कौन कौन सी ख़ास बातें और ख़ूबियाँ हैं जो इनके अंदर हैं जिसकी वजह से ये अब तक मीडिया में अपना काम कर रहे हैं। और जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं और एक्टिंग का और एंकरिंग का शौक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए क्या हिदायत हैं, वो सब बातें हम इनसे इस इंटरव्यू में जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरहम भट्ट साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट राइटिंग भी की, ब्लॉगिंग भी की, आप वहाँ पे पोस्ट भी अपलोड करते थे, उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, लेकिन सबसे जो ख़ास बात यह है कि आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अपनी ग्रेजुएशन अभी आप कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपने सोचा कि आप एक्टिंग और मीडिया की फ़ील्ड में आना चाहते हैं। तो ये मीडिया की फ़ील्ड की तरफ आने की तरफ दिलचस्पी कब और कैसे डेवलप हुई? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पहले तो मुर्शिद की दरगाह पे हाज़िरी हुई है आज। सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अली भाई, मीडिया की तरफ रुझान जो था वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में ही पड़ गया था, क्योंकि कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में डिबेट्स का बड़ा रुझान था और जब डिबेट्स करते थे तो आपको लोग जानते हैं, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ ने बड़ा ग्रैब किया, उस चीज़ ने बड़ा अट्रैक्ट किया। तो करते 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 एक पब्लिक एंटिटी बने तो फिर ये फील हुआ कि यार अगर अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी है तो इसको कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे, कहीं बड़ी जगह पे यूटिलाइज़ किया जाए। तो करते करते फिर, और जैसे कि आपने बात की कि इंस्टाग्राम, मोस्टली लोग जो हैं मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, एज एन क्रिएटर ज्वाइन किया। तो उस वक्त इतना रुझान नहीं था कंटेंट क्रिएशन का, लोग उस वक्त इसको बहुत ऑन अ लाइटर नोट लेते थे। लेकिन करते 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 ऑडियंस बिल्ड हुई और फिर डाइवर्शन की यूट्यूब चैनल्स के साथ, और बैक इन 2019 मैंने एज एन ऑफिशियल अपना जो है एज एन एंकर स्टार्ट किया। फिर उसके साथ साथ फिर मल्टीपल चैनल्स पे काम किया। तो रुझान यही था कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को बताऊं कि जो मैंने गो थ्रू की हैं चीज़ें, लोगों को वो मैसेज कन्वे हो। सर, आपने एक्टिंग भी की और एक मूवी में भी काम किया। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे डेवलप हुआ और आगे आप मीडिया की किस फील्ड में परसू करेंगे? एक्टिंग की तरफ जो रुझान था वो एकदम से डेवलप हुआ, क्योंकि जब देखें अली भाई, ये सीन था कि सोशल मीडिया पे जब ग्रो करना स्टार्ट हुआ, ये एंकरिंग से पहले की बात है, तो बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज़ ने मुझे कॉल आउट किया और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये प्रोडक्शन हाउसेस ये स्टफ़ क्या है, क्योंकि हमारे लिए बहुत सी नई चीज़ें थी। तो जब वो प्रोडक्शन हाउसेस ने देखा कि यार इसके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ज़्यादा, इंस्टेड कि ये इसकी क्या बैकग्राउंड है, काम क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा उस वक्त एक्टिंग से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। तो जब वो मुझे बुलाते थे, वो कॉल आउट करते थे, दे यूज़ टू से कि यार आप में टैलेंट बहुत है और आप ऐसा करें कि आप ये 50,000 का पोर्टफोलियो शूट करा लें, 10,000 का पोर्टफोलियो शूट करा लें एंड ऑल। और उस वक्त
अभी स्टार्ट था ब्लॉगिंग का और कंटेंट क्रिएशन का, तो इतना कोई पता भी नहीं था कि हम कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर ये इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ कि एक्टिंग करना जो है ये इसको भी एज एन कैरियर परस्यू किया जा सकता है, क्योंकि इनमें एक मेन चीज़ कॉमन है। एक्टिंग, एंकरिंग और ये सब जो फील्ड्स हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि आप के बोलने के ऊपर ही चीज़ें आपकी हैं। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत बख्शी है कि आप अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, आप कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैं इधर बैठा हूँ आपसे और मैं आपसे कहूँ पैणक फिर क्या हाल है, ठीक हो यहाँ पर, और मुझे कोई कहे कि कराची का भैया बनना है, तो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। मैं कराची का अगर एक ट्रांजिशन करता हूँ, अब एक यार तूने कराची की बिरयानी नहीं खाई है, तो कराची की बिरयानी आना फिर लाहौर। फिर अगर मुझे कोई कहता है कि आपने सराइकी का कोई कैरेक्टर करना है, तो मैं सराइकी कर मुझसे उसको साईं की हाल है, साईं फिर ठीक हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्जर्वेशन, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता था लोगों को। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मैं आपसे शेयर करूँ कि हिफ्ज़ मैंने किया, और मैं वो एक बच्चा था जिसको ख़ानदान में बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो इर्द गिर्द के लोग जो हैं, क्योंकि 10 साल का अरसा मेरा मदरसे में गुजरा, और वो 10 साल का अरसा जब मदरसे में गुजरा, उसके बाद डायरेक्ट 13 साल की उम्र में मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ। तो हमारे लिए वो ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि 10 साल वो टोपी और एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं। तो वो स्टीरियोटाइप बना हुआ था। तो उसके साथ फिर जब पढ़ाई शुरू की, तो फिर ऑब्जर्वेशन बनती गई। वो शायद एक हिफ्ज़ की वजह से वो एक ऑब्जर्विंग पावर बहुत थी जिसने मुझे इस फील्ड में एंकरिंग, एक्टिंग, और मैं दोनों को सेम ही लेता हूँ। एक एंकर भी एक्टिंग ही कर रहा होता है, वो फील करता है। जब हम कोई शो कर रहे होते हैं या हम कोई न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं या कोई रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जब तक हम उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक हम उसको इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। सर मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे जो लोग मीडिया में आते हैं, उनके आने की वजह यही होती है कि उसकी ज़ाहिरी चमक दमक से, फेम से और वो लाइमलाइट से मुतासर होते हैं कि लोग पसंद करते हैं, लोग जानते हैं। तो आपका एक्टिंग में आने का बुनियादी पर्पस क्या था? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जो यूथ हमें सुन रही है, जो शौक़ रखते हैं या ख्वाब देखते हैं एक्टिंग में आने का, मीडिया की फील्ड में आने का, आप उन्हें क्या गाइडलाइन देंगे जिससे वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें इस फील्ड में? बहुत ही अच्छा सवाल है, और जो कि अमूमन लोग नहीं पूछना चाहते। लोग सिर्फ ज़ाहिरी चमक धमक को देख के कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। इवन हम एंकरिंग, एक्टिंग की, अगर एक्टिंग के आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया है, तो एक्टिंग में आने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप एक एक्टर नहीं बन सकते। मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं, जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं, बायसनेस किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक तरह का ही काम हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं इंटरनेशनली अगर जो काम हो रहा है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वहाँ पे लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखे हुए, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स को वो वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अब तो आपके पास यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। अब मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मेरी आवाज़ कोई इतनी मुतासर कुन नहीं थी। तो मैंने वक्त के साथ साथ जब मैं एंकरिंग में आया, जब मैं एक्टिंग में आया, या जब मैं रेडियो स्टार्ट किया, तो मेरी आवाज़ बहुत बारीक सी, पतली सी थी, और अभी भी है, लेकिन उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। और यूथ आइडलाइज़ कर लेती है चमक धमक। बिल्कुल, आपने ये भी बात बिल्कुल ठीक की। क्यों? क्योंकि उनको एक साइड दिख रही होती है। अब अगर अली रहमान खालिद साहब इधर बैठे हैं, तो लोग देख रहे होंगे कि यार ये बंदा तैयार श्यार होकर आता है, बैठता है और इंटरव्यू करता है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी नहीं पता। आपकी ख़ुद की भी एक स्टोरी होगी, और मैं आपको भी दाद देना चाहता हूँ जिस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं। और बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो कि फील्ड के अंदर इतने अरसे से सस्टेन करें। तो आप एक इसकी नुमाया एग्जांपल हम सबके सामने। सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों की ना मीडिया से एक्सपेक्टेशंस, वो जैसे अभी आपने बात की, उसी को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप आएंगे और बस काम करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा वो बैकवर्क करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको मीडिया पे रखते हैं? अली भाई, बहुत से स्किल्स होते हैं जो कि आपको डेवलप करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको किताब बीनी की आदत डालनी पड़ती है। आपको अप टू डेट रहना पड़ता है रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ, और उसके साथ साथ आपको रिसर्च करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस इंटरव्यू में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो किस तरह के क्वेश्चंस मैंने करने हैं, किस तरह की चीज़ें मैंने आपसे बात करनी है, लफ्ज़ों की अदायगी, ये सब चीज़ें जो हैं, देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ आपके पास राइटिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मौके पे
जो, क्योंकि बहुत से बाज़ औक़ात ऐसा होता है लाइव शोज़ में या हम रेडियो भी कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो कि ऑन स्पॉट आती हैं। तो ऑन स्पॉट आपने चीज़ों को टैकल कैसे करना है, तो ये सब वो स्किल्स हैं जो कि आपके पास होंगे तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। और ये जो है कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं। टाइम दें चीज़ों को, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। तो यूथ को यही कहूँगा कि सीखने की कोशिश करें और जितना सीखेंगे उतना बेहतर आप परफॉर्म करते जाएंगे। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आया हो या कोई ऐसा वक्त आया हो जब आप डीमोटिवेट हो गए, जैसे आपने अपनी फैमिली के हवाले से थोड़ा सा जिक्र किया, तो उस मुश्किल वक्त में आपने उसको कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया? मुश्किल वक्त अली भाई शुरू से रहा, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुश्किल वक्त में मैंने सस्टेन ऐसे किया कि मेरे अम्मा अब्बा को मैंने देखा, मैंने अपने वालिद साहब को देखा, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा की शादी जो हुई वो 92 में हुई, 97 में पैदा हुआ। तो 5 साल तकरीबन मेरे अब्बा जी के पास नौकरी नहीं थी और मेरे अब्बा जी ट्यूशन्स वगैरह करके तो वो करते थे। फिर उसके साथ मेरी पैदाइश से पहले उनकी जॉब लगी, तो उन्होंने स्टार्ट एज एन कैशियर किया, एज एन बैंक के अंदर एज एन कैशियर स्टार्ट लिया, एंड नाउ ही इज़ एन EVP इन बैंक ऑफ पंजाब। तो मैंने देखा कि मेरे अब्बा जी ने 25 साल मेहनत की, जद्दोजहद की और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया। तो जब भी मेरे पे भी ऐसा टाइम आता है, क्योंकि मीडिया के अंदर आपको पता है कि समटाइम्स यू आर हेयर एंड समटाइम्स यू आर हेयर, कभी कभी आपके पास अच्छा टाइम चल रहा होता है, कभी आपके पास काम नहीं होता, आप घर बैठे होते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं अपने वालिद साहब की तरफ देखता हूँ कि उन्होंने कैसे सस्टेन किया, और हर बच्चे के लिए उसके वालिद साहब जो होते हैं आइडल होते हैं, जैसे कि मेरे लिए भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो स्ट्रगल मेरे बाबा ने, मेरे अब्बा जी ने की है, शायद मैं भी 100 में से एक होंगे जिन्होंने वो स्ट्रगल की हो। सर, मीडिया के अलावा और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और क्या शौक़ है? अली भाई, जैसे कि आपको बताया कि अब तो लोग बज़ाहिरन एंकर, एक्टर, एज एन RJ जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया था। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि लोग जो हैं पहले किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं, फिर उसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ग्रो होते हैं और फिर उसके बाद लोग आगे अपने कैरियर को परस्यू करते हैं। तो मेरे साथ थोड़ी सी जो है कहानी उल्टी हुई। स्टार्ट एज एन ब्लॉगर किया, एज एन कंटेंट क्रिएटर किया, फिर करते करते चैनल्स पे गए, फिर प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल आउट हुई। तो ये है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ। अब तो इतना कंटेंट बनाने का आजकल टाइम नहीं होता ख़ुद के लिए, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरा कंटेंट, जो हम फैशन करते थे, जो हम डेली हैक्स के ऊपर बात करते थे, वो थोड़ा सा मिस आउट हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही वो कंटेंट भी वापस आएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, और उसके साथ क्रिकेट का बड़ा शौक़ है। तो अगर आज एंकरिंग या इस फील्ड में ना होते, शायद हम स्पोर्ट्स की फील्ड में या क्रिकेटर होते। सर, मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसी शख्सियत, जैसे आपने वालिद साहब का जिक्र किया, यकीनन वो तो सबके लिए इंस्पायरेशन होते हैं, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत प्रोफेशनली जिनको आपने देख के आपने सीखा हो, जिनसे बहुत कुछ, वो कौन है? उस शख्सियत का अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो ये इंटरव्यू और मैं अपने साथ इंसाफ नहीं करूँगा। वो शख्सियत जो है मेरी बीबी जान है और मेरी खाला। तो अब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो वो मेरी रहनुमाई करती हैं, मेरी इस्लाह करती हैं। असल में अली भाई, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे 2 दिन के बाद मेरी नानू की डेथ हो गई थी। तो मेरी जो खाला हैं हूबहू मेरी नानू की कार्बन कॉपी है। तो उनको मेरे अब्बा जी जो थे, मेरी नानू को, उनको बीबी जान कहते थे, तो उसी तरह पर मैं भी उनको बीबी जान कहता था। तो वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मुझे सपोर्ट किया, और अब मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो उन्होंने हमेशा गाइडिंग फोर्स का एक, जो कहते हैं ना, एक किरदार अदा किया मेरी ज़िंदगी में। मुझे पढ़ाया, जब मैंने हिफ्ज़ करके मैं आया तो मुझे उर्दू में अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, यानी कि अरहम मैं लिख नहीं सकता था, क्योंकि सर आपको पता है एक मदरसे का एक प्रोसेस होता है, आपको वो गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे टाइम दिया। अब भी मैं कहीं पे फंसता हूँ, कोई मुझे राइटिंग में मसला होता है, कहीं स्क्रिप्ट में मसला होता है, कोई मुझे लफ्ज़ की अदायगी, वो मुझे फ़ौरन से पहले कहते हैं कि ये तुमने लफ्ज़ सही नहीं बोला, ये तो लफ्ज़ है, इसकी मतलब ये है, तुम इसको गलत मानों में ले रहे हो। तो बीबी जान जो है, उसके साथ साथ मेरी वालदा, वो भी बड़ी माशाल्लाह अपने वक्त की टैलेंटेड खातून थी। माशाल्लाह मामा ने 3 गोल्ड मेडलिस्ट थी मुल्तान डिवीज़न पे, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। तो ये 2 वो गाइडिंग फोर्स हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम पे पहुंचाने में एक किरदार अदा किया। सर, कासिम अली शाह साहब के काम के बारे में और उनकी फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सामने हैं।
आप उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, कासिम अली शाह साहब के बारे में मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कोई अपनी राय दूं, लेकिन आपने जब पूछा है तो कासिम अली शाह साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद है। और कासिम अली शाह साहब को देखकर हम जो हैं आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम जब काम शुरू किया था, जब हम काम शुरू कर रहे हैं जितने भी लोग, तो उनके पास कोई रहनुमाई नहीं थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि बताए उसको, अपार्ट फ्रॉम 2 और 3 पीपल। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम करें, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके काम में और कासिम अली शाह साहब को हिम्मत दे, वो इसी तरह तलबा को बेहतर से बेहतर बनाएं और एक वालिद का किरदार अदा करें। मेरे ख्याल से वो पता नहीं कितने लोगों के वालिद हैं, कितने लोग उनको अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं, जिनमें से हम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरहम भट्ट साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से और इनकी बड़ी एक खूबसूरत कहानी थी जिससे आपने बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।